कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। हम पॉलिटी के लेक्चरों को थोड़े समय के लिए रोक कर रखते हैं। समय की कुछ ऐसी परिस्थिति है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। हम जो आर्थिक व्यवस्था हम देख रहे थे, अर्थशास्त्र देख रहे थे, उस अर्थशास्त्र को ही लेकर चलते। और अर्थशास्त्र में हम आरबीआई को हम पढ़ रहे थे। आरबीआई का विकास कैसे हुआ हमने वो देखा था। अब आरबीआई काम कैसे करता है, कार्य क्या क्या करता है, तो हम आरबीआई के कार्यों को हम देखने की कोशिश करेंगे। किसके कार्य? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के अगर हम कार्यों की बात करें तो उसके कई सारे कार्य हैं, जिसमें से एक है मौद्रिक नीति का संचालन करना। मौद्रिक नीति का संचालन करना पहला। दूसरा है नोट छापना। छापना। तीसरा है सरकार का ये बैंक है। सरकार का क्या है? बैंक। सरकार के बैंक के रूप में काम करते हैं। दूसरा, ये बैंकों का भी बैंक है, का भी बैंक के रूप में काम करता है। ठीक है। तीसरा, ये नियामक है के रूप में भी काम करता है, रेगुलेट करता है, नियामक के रूप में भी कार्य करता है, के रूप में कार्य करता है। तीसरा, अब अगर हम आगे देखें तो ये आधुनिक कार्य भी करता है, जो ग्राहक के हितों के लिए, ग्राहक के हितों के लिए ये इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य। अगर कभी पूछे आरबीआई के कार्य लिखिए, तो आपके सामने अगर 5 नंबर का प्रश्न आ रहा है तो आप उस समय में 5 नंबर के प्रश्न में आप आरबीआई की स्थापना के बारे में लिख दो कि स्थापना कब हुई, और उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसके बारे में बताइए। तो आप ये नाम भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। पर आरबीआई के अगर हम कार्यों के एक एक कार्यों को अगर हम पोस्टमार्टम करें तो आज के लेक्चर में शायद एक ही कार्य हो जाएगा, बाकी के कार्य शायद नेक्स्ट लेक्चर में। मौद्रिक नीति का संचालन करना, अर्थात अगर हम इस बात को लेकर अगर यहाँ पर हम पढ़े तो मौद्रिक नीति का संचालन करना, तो आरबीआई क्या करता है? मौद्रिक नीति मतलब बाजार में कितना पैसा है उसके विषय में कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए के विषय में वो हमेशा हर 2 महीने के भीतर भीतर वो बैठक करता है और उसके आधार पर नीतियां निर्धारित करता है। इसे कहते हैं मौद्रिक नीति। अब ये मौद्रिक नीति जो निर्धारित करता है, कभी वो पैसे को मार्केट से निकालता है, कभी वो मार्केट में पैसे को डालता है, कभी वो अधिक ब्याज दर पर लोन बांटने के लिए बैंकों को कहीं ना कहीं कहता है, और कभी कभार कहता है कि कम ब्याज दर पर आप लोन को बांटो। इस आधार पर बाजार के प्रति उसके द्वारा जो मौद्रिक नीति लगाई जाती है वो कई नामों से जानी जाती है। एक रहती है सस्ती मौद्रिक नीति। एक कौन सी होती है? सस्ती मौद्रिक नीति। एक रहती है महंगी मौद्रिक नीति। कौन सी मौद्रिक नीति? महंगी। ये ध्यान में रखा, सस्ती मतलब ज्यादा रेट नहीं देना पड़ेगा, महंगी है ज्यादा रेट देना पड़ेगा। इसी के बाद में अगर हम देखें, एक रहती है प्रसारकारी मौद्रिक नीति और एक रहती है संकुचनकारी मौद्रिक नीति। तो अगर आपसे कभी बोले मौद्रिक नीति के प्रकार कितने होते हैं, तो बहुत सारे प्रकार रहते हैं। अगर मैं इसमें ही अगर बोल दूं तो और भी होती है ढीली या अति सस्ती या कठोर या अति महंगी।
ऐसे भी मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति में एक मौद्रिक नीति है परंतु उसके कई सारे प्रकार हैं। तो आप इन बातों को लिख लीजिए थोड़ा सा, और जब लिख लोगे तो मुझे आपको आगे की बातें समझाना सरल होते चलेगा। कैसे, अब आप देखते चलिए। लिख चुके होंगे सस्ती, ठीक है, सस्ती मौद्रिक नीति। चलिए अब इसी में आप मौद्रिक नीति पढ़ रहे हैं, आप इसी पॉइंट को यहां पर ही रहने दीजिएगा, ये पॉइंट आपको यहीं पर समझते आएगा। अब हम एक एक करके समझते हैं इन मौद्रिक नीतियों को, पर उसके पहले मैं आपको बता दूं, आरबीआई ये नीतियों को जारी करता है। किसे? मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति को आरबीआई ये सामान्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए जारी करता है। किनके लिए? वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंकों के लिए। अब ये वाणिज्यिक बैंक और कमर्शियल बैंक ऐसे बैंक जो 1949 के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित होते हैं, उन्हें कहा जाता है वाणिज्यिक बैंक। जो आरबीआई के दिशा निर्देशों को मानते हैं उन्हें कहा जाता है वाणिज्यिक बैंक। अब ये वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं? जब इनकी स्थापना होती है तो स्थापना होने के बाद में इनके पास में एक कैपिटल हमेशा होना चाहिए, और उस कैपिटल को वो बनाते हैं देयता से, देयता सृजन के माध्यम से। आप ये शब्द याद रखिएगा, तो आपको हम आगे के लेक्चरों में देयता सृजन क्या होती है हम बताएंगे, खुल के बताएंगे, अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर वाणिज्यिक बैंक कैसे काम करता है वहां हम बताने की कोशिश करें। अब देयता सृजन के माध्यम से वो टीयर 1 के पूंजी और टीयर 2 पूंजी का निर्माण करता है, और इसी के बाद में वो कई सारे खातों को भी खुलवाता है अपने बैंकों में। इसमें चालू खाता, बचत खाता, समावधि खाता या आवर्ती खाता, ये खाते खोलने की भी अनुमति बैंक अपने ग्राहकों को देता है, और इसमें जो पूंजी जमा होती है उसे कहा जाता है जीडीटीएल, ग्रॉस डिमांड टर्म लायबिलिटी। लिख लीजिए, ग्रॉस डिमांड टर्म लायबिलिटी, जो इन खातों में जमा पूंजी रहती है। आया समझ में? हमें किसे देखना है? मौद्रिक नीति कितनी सस्ती, महंगी, प्रसारकारी, संकुचित, अति सस्ती, अति कठोर, हमें ये देखना है। तो ये देखने के लिए हमें थोड़ा फंडामेंटल देखना ही पड़ेगा। तो ये ग्रॉस डिमांड टर्म एंड लायबिलिटी कैसी रहती है? चालू खाता, बचत खाता, समावधि खाता, आवर्ती खाता में जमा जितना भी पैसा रहता है उस सब पैसे को कहा जाता है ग्रॉस डिमांड टर्म एंड लायबिलिटी। आप सभी को पता है कि आपका अगर एसबीआई में अकाउंट है तो कभी कभार आप महाराष्ट्र बैंक के एटीएम में जाकर पैसा निकालते हो और पैसा आपका निकल कर आता है। आपका अकाउंट किसमें है? एसबीआई में। तो पैसा किससे निकालना चाहिए? एसबीआई से, एसबीआई बैंक के एटीएम से। परंतु आप महाराष्ट्र बैंक के एटीएम से गए और वहां से आपने पैसा निकाला, उसके बावजूद भी पैसा दिया। क्यों दिया? क्योंकि हर बैंक क्या करता है, दूसरे बैंक में अपने अकाउंट रखता है, अपने अकाउंट में पैसा जमा करके रखता है, ताकि अगर कहीं पर अगर उनके बैंक के एटीएम वहां पर नहीं हो तो वो बैंक के ग्राहक किसी अन्य बैंक के ग्राहक से क्या कर सकता है, वह बैंक के एटीएम से पैसा निकाल सकता है। और इसलिए क्या करा जाता है, इस जीडीटीएल में से कुछ पैसा अन्य बैंकों में स्थापित कर दिया जाता है, और जब अन्य बैंकों में स्थापित किया जाता है तो उस पैसे को कहा जाता है आईबीएल, इंटर बैंक लाइबिलिटी। क्या कहता है? इंटर बैंक लाइबिलिटी, जो किस में से घटाते हैं? एनजीडीटीएल से। और जो शेष बच जाता है ये पैसा देने के बाद में उसे कहता है एनडीटीएल, नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी। क्या कहता है? नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी। ये पैसा आपको हमेशा पता होना चाहिए। ये पैसा बैंक के पास में रहता है, और बैंक के पास में रहता है, और बैंक को इस पैसे के ऊपर समय समय पर कुछ पाबंदियां लगाई जाती है सरकार के माध्यम से, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई क्या करता है, इस एनडीटीएल का कुछ पैसा कहता है कि भैया आप कभी भी आप लोन बांटोगे, अब लोन बांटोगे तो एक दिन इतना लोन बांट दिया कि आपके पास कोई अगर
पैसा, अपना पैसा निकालने के लिए आया तो आपके पास नकदी नहीं रही, तो भैया नकदी अगर आपके पास नहीं रहेंगी तो स्वाभाविक रूप से जो ग्राहक आपके पास आया वो बोलेगा कि भैया इस बैंक के पास में नकदी रहती ही नहीं है, मैंने फालतू इस बैंक में क्या किया, अकाउंट खोल लिया, जब मुझे आवश्यकता थी तब इस बैंक के पास में नकदी नहीं थी और मेरा कोई जो काम होने वाला था वो रुक गया। तो क्रेडिबिलिटी हो जाती है कम बैंक की, और इसलिए आरबीआई बोलता है कि भैया नकदी के संकट से बचने के लिए आपको एनडीटीएल का जो 100% है अपने आप में, उसका एक निश्चित राशि आपको अपने पास में नकदी के रूप में रखना पड़ेगा, जो आरबीआई के पास के नियंत्रण में रहेगा, आरबीआई के नियंत्रण में रहेगा कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से, जिसे कहा जाता है सीआरआर, जिसे क्या कहा जाता है, सीआरआर। आया समझ में? सीआरआर एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत मान देता है, जैसे वर्तमान में 3.5% रखा गया। सीआरआर मतलब एनडीटीएल 100% है तो उसमें 3.3% बच जाएंगे, तो मतलब उतना पैसा आरबीआई बैंक के पास में रहता है। पर इतना ही नहीं रहता, इसके अलावा और पैसा कटता है। कौन सा कटता है? क्या होता है कि सरकार के पास में बहुत सारा पैसा रहता है, परंतु इतना पैसा नहीं रहता है कि हर पैसे को वो क्या करे, हर उतने पैसे का यूज करके हर योजना को चला सके। अब हर योजना को चला नहीं सकता, तो इसलिए क्या किया जाता है, सरकार बैंकों के पास में जाकर बोलती है हम आपको प्रतिभूति या सिक्योरिटी बेच रहे हैं, हम आपको बेचेंगे, बदले में आप उस प्रतिभूति की जगह पर हमको पैसा दोगे। क्या दोगे? पैसा। और जब उस प्रतिभूति की अंतिम दिनांक आ जाएगी तो हमने उस प्रतिभूति पर जितना पैसा अंकित किया है, जितनी ब्याज दर से, हम उसे आपको लौटा देंगे, परंतु आपको हमें उतना पैसा देना ही देना होगा। तो ये जो पैसा बैंक के द्वारा सरकार को दिया जाता है या बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूति में खर्च किया जाता है, उस पैसे को कहा जाता है SLR, सांविधिक तरलता अनुपात। सांविधिक तरलता अनुपात, ये याद रखिएगा। अब ये पैसा जिसमें ये SLR है, ये SLR पहले बहुत अधिक ज्यादा था, क्योंकि अगर हम पहले की बात करें 1991 के पहले की बात करें तो हमारे यहाँ पर समाजवाद के बिंदु ज्यादा थे, अर्थात राज्य के ऊपर निर्भरता ज्यादा थी। उस समय में निजीकरण बहुत अधिक नहीं था, इसके कारण राज्य ही हर प्रकार के कार्यों को करने के लिए सामने आता था, तो मतलब सरकार को पैसे की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता थी, पर टैक्स कलेक्शन उतना नहीं था, तो मतलब हमेशा किससे पैसा मांगना पड़ेगा? बैंकों से मांगना पड़ेगा, और बैंकों से मांगेंगे तो मतलब वो किस में से देगा? एनडीटीएल में से देगा, और एनडीटीएल में से जो पैसा वो देगा तो कौन सा रहेगा? SLR। और वो कौन सा पैसा रहेगा? SLR। अब इन दोनों पैसों को घटाने के बाद में CRR में और SLR में जो पैसा बच जाता है घटाने के बाद में, उसे कहा जाता है लोनेबल फंड या ऋण योग्य राशि। ऋण योग्य राशि, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब ये ऋण योग्य जो राशि बचती है, इस ऋण योग्य राशि को बैंक लोगों को, सामान्य लोगों को अपने नियम कानून के हिसाब से वो क्या करता है? ऋण देता है। अब मुझे बताओ, कभी SLR को बढ़ा दिया, कभी SLR को बढ़ा दिया, मतलब अभी 3% है मान के चलो, 10% कर दिया। CRR को बढ़ा दिया, अभी 19.5%, 18.5% है, उसको अगर बढ़ा दिया और 30% कर दिया, तो मतलब एनडीटीएल का दोनों मिलाकर कितना प्रतिशत हो जाएगा? 40। मतलब बैंक को कितना मिलेगा? 60%। कितना मिलेगा? 60%। मतलब 60% लोन को ही वो क्या कर सकता है? अपने नियम कानून के आधार पर क्या कर सकता है? बांट सकता है। पर अगर मैं यहीं पर CRR को कम कर दूं, SLR को कम कर दूं, तो मतलब एनडीटीएल में से जो घटकर बचेगा ऋण योग्य राशि, वो ऋण योग्य राशि ज्यादा रहेगी कि नहीं? मतलब जब जब CRR और SLR, CRR और SLR को कम किया जाता है तो ऋण योग्य राशि बढ़ जाती है बैंकों के पास में, और बैंक अधिक मात्रा में ऋण बांटने की हैसियत में आते हैं, तो उस प्रकार की मौद्रिक नीति को प्रसारकारी मौद्रिक नीति कहा जाता है। उस प्रकार की मौद्रिक नीति को कौन सी नीति कहा जाता है? प्रसारकारी मौद्रिक नीति। आया थोड़ा सा समझ में? और जब CRR और SLR को आरबीआई के द्वारा बढ़ा दिया जाता है, कम नहीं किया जाता, क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण ऋण योग्य राशि की मात्रा क्या हो जाती है? कम। तो उस समय में बैंकों के पास में ऋण देने की राशि कम हो जाती है, तो मार्केट में पैसा कम जाता है, जिसके कारण मुद्रा का प्रसार नहीं बल्कि क्या होता है?
संकुचन, तो उसे कहा जाता है संकुचनकारी मौद्रिक नीति। आया समझ में? अब इसी में आपको हम एक और चीज बताते हैं। ये दो टर्म आपको समझ में आ गई जहां तक, इसी में आपने देखा होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आर आर, ट्रिपल आर, डबल आर और ट्रिपल आर। अब यहां पर थोड़ा सा समझिए, ये समझ में आ गया बेटा? चलो यहां तक थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे की बात को हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है आर आर और ट्रिपल आर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है कि बैंक जब भी काम करता है तो बैंक के पास में काम करने के दौरान एक दिन काम करता है, और जिस दिन काम करता है तो मान के चलो उस दिन बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में लोगों ने पैसा निकाला ही निकाला, निकाला ही निकाला, मतलब नकदी की क्या होगी इसके पास में कमी, और नकदी की कमी होगी और उसको उस समय में पैसे की आवश्यकता रहती है। तो पैसे की जब आवश्यकता रहती है तो बैंक क्या करता है, आरबीआई से पैसा खरीदता है और कहता है कि मैं कुछ दिनों में जैसे एक दिन, 7 दिन, 14 दिन आपको लौटा दूंगा। और आरबीआई इस पैसे के ऊपर ब्याज को क्या करता है, निर्धारित करता है। ब्याज को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो ये जो ब्याज रहती है उसे कहता है रिवर्स, उसे कहता है रेपो रेट। जो बैंक किससे मांग रहा है, आरबीआई से मांग रहा है। पैसे के ऊपर लगने वाले ब्याज को कहता है रिवर्स रेपो रेट, सॉरी रेपो रेट। और कभी कभार क्या होता है, बैंक के पास में पैसा एक दिन का बहुत ज्यादा बच जाता है, और जब पैसा बहुत अधिक बच जाता है तो बैंक आरबीआई को बोलता है कि आप हमसे पैसा लो। तो आरबीआई बोलता है कि मैं इस बात को कहते हुए तुम्हारे से पैसा ले रहा हूं कि भैया मैं आपको निश्चित दिन में पैसा लौटा दूंगा, और बदले में तुमको उसके ऊपर क्या दूंगा, मैं ब्याज दूंगा। बदले में कौन देगा, आरबीआई उसके ऊपर ब्याज देगा। तो इसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। एक में कौन दे रहा है ब्याज, एक में ब्याज कौन ले रहा है, आरबीआई, और एक में दे कौन रहा है, आरबीआई। ले रहा है, दे रहा है, आपको समझ में? अब मुझे बताओ, यहां पर अगर बैंक को आरबीआई ने पैसा दिया और अधिक ब्याज पर दिया, तो अधिक ब्याज पर अगर पैसा दिया तो मतलब अब बैंक को अगर किसी व्यक्ति को अगर लोन देना है तो उसको उतनी ब्याज पर देना पड़ेगा कम से कम जितनी ब्याज पर देकर वो आरबीआई को पैसा लौटा सके ब्याज के साथ। अगर ब्याज की दर महंगी होंगी तो जो बैंक अन्य व्यक्ति को ब्याज देगा उसकी दर भी क्या होगी, महंगी होगी। तो ब्याज दर क्या हो जाएंगी, महंगी। तो उसे कहा जाता है महंगी मौद्रिक नीति। उसे क्या कहा जाता है, महंगी मौद्रिक नीति। और जब कभी पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट सस्ती रहती है या कम पर रहती है, कम ब्याज पर रहती है, तो उसे कहा जाता है महंगी, सस्ती मौद्रिक नीति। और पहली वाली को क्या कहता है, महंगी मौद्रिक नीति। ये थोड़ी सी बात समझ में। जब कभी पर सस्ती मौद्रिक नीति और प्रसारकारी मौद्रिक नीति दोनों का समावेशन होता है तो उसे कहता है अति सस्ती, अति लचीली मौद्रिक नीति। और जब कभी पर महंगी और कठोर नीति का अनुपालन किया, संकुचनकारी नीति का अनुपालन किया जाता है, तो फिर कौन सी निकल कर आती है, कठोर या अति महंगी मौद्रिक नीति। ये नीति हमेशा याद रखिएगा, इसके माध्यम से ही आपको कितने पर ब्याज मिलेगा, कितना लोन बटेगा, इसके माध्यम से हर चीज आपको समझ में आती चलेगी। मार्केट में पैसा है, आज निकाला जा रहा है, निकाले जाने के बाद में मार्केट से पैसा निकल रहा है, मतलब आरबीआई सोख रहा है, तो कौन सी मौद्रिक नीति हो गई, आरबीआई पैसे को क्या कर रहा है, सोख रहा है, तो संकुचनकारी। आरबीआई पैसा मार्केट में डाल रहा है तो महंगी मौद्रिक नीति। आरबीआई अगर महंगे ब्याज पर पैसा बैंक को दे रहा है तो महंगी मौद्रिक नीति, और सस्ते पर दे रहा है तो सस्ती मौद्रिक नीति। तो ये आपको समझ में आ गया, सीआरआर समझ में आ गया, एसएलआर समझ में आ गया, आरआर समझ में आ गया, ट्रिपल आर समझ में आ गया, एनडीटीएल समझ में आ गया, जीडीटीएल समझ में आ गया, आईबीएल अगर समझ में आ गया तो सभी की परिभाषा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर रखिएगा, किस किस की। जीडीटीएल क्या होता है, एनडीटीएल क्या होता है, आईबीएल क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, और साथ में आप ये भी बताइए
कि महंगी मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति, प्रसारकारी मौद्रिक नीति, संकुचनकारी मौद्रिक नीति, ये कैसी कैसी होती है। आप इन सब के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं तो सबके कमेंट आने चाहिए, ताकि ये पता चल जाए कि हाँ, ये वीडियो आपको समझ में आया। मतलब एक ही मौद्रिक नीति, एक ही हमने कार्य पढ़े मौद्रिक नीति, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करने की कोशिश करिएगा और लाइक करने की कोशिश जरूर करिए। धन्यवाद।